कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ सावधान रहो। एबीपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अफवाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ से पर्याप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है। यानी सफाई रखें, सेहतमंद रहें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 के पार हो गई है। अब तक 19 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। यूपी की अगर बात कर लें तो 65 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में भी 6 पेशेंट में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिन ब दिन जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है और अब देश में 1000 का आंकड़ा पार हो चुका है। 1000 मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अकेले 65 मामले कोरोना के सामने आए हैं। और वाराणसी से खबर है, जहां बीएचयू में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। कोरोना संदिग्ध मानकर उसे भर्ती किया गया था। बच्ची की कोरोना रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई थी। वाराणसी जिलाधिकारी ने फरमान जारी कर दिया है, 10 मार्च के बाद विदेश से लौटे व्यक्ति अपनी जांच जरूर कराएं। तो वाराणसी में बीएचयू में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिसे कोरोना संदिग्ध मानकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बच्ची की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, यानी उसे कोरोना नहीं था, लेकिन बच्ची की मौत हो गई है। बीएचयू में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। और इसी के साथ ही साथ अब तमाम जो विभाग हैं वो भी अलर्ट हो गए हैं। हमारे साथ नीतीश, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, सबसे पहले ये खबर डिटेल में बताइए। बीएचयू में 10 साल की बच्ची की मौत, जबकि कोरोना की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। क्या कारण रहे मौत के पीछे? मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स में ये बच्ची जो है, 10 साल की जो बच्ची है, वो 27 तारीख को भर्ती हुई थी और ये बताया जा रहा था कि इसको कोरोना हो सकता है, ऐसा बताया गया। उसके बाद उसका चेकअप किया गया, लेकिन रिपोर्ट उसकी पूरी तरह से निगेटिव आई। लेकिन इस बच्ची को चूंकि जो हालत थी वो कहीं ना कहीं स्थितियां थी कि उसका इलाज जब एक स्थिति बनती थी इलाज की, तो उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था और आइसोलेशन वार्ड में ही इस बच्ची की मौत हो गई है। इसके बाद पहले तो मौत और दूसरा बनारस में कोरोना का दूसरा जो पॉजिटिव मरीज है वो आ गया है। इसके बाद से वाराणसी जिला प्रशासन सहित सारे विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिए गए हैं। किसी भी हाल में किसी के साथ भी कोरोना को लेकर किसी भी स्तर पे अगर वो गलती करता है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही साफ तौर पे जिलाधिकारी ने आदेश दे दिया है कि 10 मार्च के बाद जो लोग भी विदेश यात्रा से वाराणसी आए हैं वो हर हाल में दीनदयाल अस्पताल में 29, 30 और 31 मार्च को जाकर अपना कोरोना का चेकअप कराएं। यदि इस मामले की अनदेखी की गई तो निश्चित तौर पे इस मामले में धारा 188 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज होगा, जिसपे 6 महीने की सजा है, 6 महीने तक जेल काटनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब वाराणसी जिला प्रशासन कोरोना को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है, चुस्त है। और अब ये देखना होगा कि जो लोग विदेशों से आए हैं वो इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाते हैं। आपको बता दूं कि जो सूचना है वो ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति को जानते हुए भी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं। ऐसी जिला प्रशासन के पास सूचना है और जिला प्रशासन इसी को लेकर सख्ती दिखा रहा है। और साफ तौर पे अब कोरोना को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पहले भी कमर कस चुका था, लेकिन बिल्कुल नीतीश, अब जो है सख्ती जो है वो दिखाई जा रही है, क्योंकि लोगों को समझना होगा कि कोई बात छुपाए नहीं। अगर आप विदेश से लौटे हैं तो जरूर अपनी जांच कराएं, ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए।
और नोएडा के बाद लखनऊ में भी किराएदारों को बड़ी राहत मिली है। 1 महीने तक किराया नहीं लेने के आदेश मकान मालिकों को जारी किए गए हैं। जिला अधिकारी लखनऊ ने ये आदेश जारी किया है। किराया मांगने पर धारा 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले कल नोएडा के डीएम ने भी किराया नहीं लेने का आदेश जारी किया था और इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी नोएडा में दी गई थी। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, ऐसे वक्त में जब लोगों का काम बंद हो गया है, किराया ना वसूलने का जो ये फैसला है वाकई में बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए। देखिए, बिल्कुल राहत की खबर है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो मजदूर हैं, जो दूसरी छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो स्टूडेंट हैं, बाहर से आके पढ़ रहे हैं। और क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में पैसा है नहीं, काम उनको मिल नहीं रहा है, तो किराया कहाँ से देंगे। बहुत सारे मकान मालिक किराए के लिए दबाव डाल रहे थे और जब ये शिकायतें मिली हैं उसके बाद लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ये बिल्कुल आदेश जारी कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि 1 महीने तक कोई भी किराया नहीं मांगेगा और जो किराया मांगेगा उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे लोग पलायन कर रहे थे, शहर छोड़ के जा रहे थे। हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली बॉर्डर की, वो भी यही वजह है। तो ऐसी स्थिति लखनऊ में ना होने पाए, जो लोग हैं वो अपने घरों में ही रहे, इसीलिए यह आदेश अब डीएम ने जारी किया है। बिल्कुल, और जरूरी भी है ऐसे वक्त में जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका किराया तो कम से कम माफ हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी खबर प्रयागराज से। यहां कोरोना संकट को देखते हुए अब लोग जो हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। शिक्षक और कर्मचारी दान करेंगे अपनी 1 दिन की सैलरी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने कर्मचारियों और शिक्षकों से अपील की है। पीएम राहत कोष में 1 दिन की सैलरी देने की अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। इसके साथ ही साथ लॉकडाउन पर भी पैनी नजर प्रशासन की है। पुलिस सख्त हो गई है। धारा 144 के उल्लंघन पर 4 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कैंट थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। मोहम्मद मुइन हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुइन, एक तरफ हैं वो लोग जो कि कोरोना संकट को समझते हुए आगे आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं, हर संभव मदद की जा रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ रहे हैं और ना जाने क्यों बाहर जाने की उन्हें इतनी होड़ लगी हुई है कि कार्रवाई का भी डर नहीं है। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि जिस तरह से लोग परेशान हैं और लॉकडाउन है, लंबा लॉकडाउन है, तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर उन लोगों को जो लेबर तबका है, जो रोज काम करके पेट पालता था। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए तमाम संगठन आगे आ रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, जो इसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज वहाँ के हैं, उन्होंने 1 दिन की सैलरी जो है वो पीएम राहत कोष में देने का फैसला किया है। कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस ने जो है और जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उन्होंने 1 दिन की तनख्वाह देने का फैसला किया था। कल ही नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्होंने भी तकरीबन 1 दिन की सैलरी, जो कि करीब 7.5 करोड़ रुपए होती है, वो देने का फैसला किया था। तो तमाम संगठन हैं जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं और लोगों को इस लॉकडाउन की गंभीरता को समझना होगा कि लॉकडाउन जो किया गया है वो हमारे आपके हित के लिए किया गया है, ताकि संक्रमण ना फैले। और कुछ लोग हैं जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ सख्ती कर रही है, उन्हें समझा भी रही है और उन्हें भी इसकी जरूरत को समझना होगा कि ये जो किया गया है ये लोगों को बचाने के लिए किया गया है, देश को बचाने के लिए किया गया है। इसलिए इस पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर पर ही रहना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए लॉकडाउन का। बिल्कुल, पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी और आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केवल नोएडा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 दिन में 27 पहुंच गई। लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली के आनंद विहार से भीड़ की तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली हैं। भीड़ के सैलाब को देखते हुए यहां ऐसा लग रहा है कि अगर यही हाल रहा तो कोरोना के संक्रमण को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तैयारियों को लेकर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। मनोज तिवारी ने कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी यूपी सरकार पर डालने के लिए साजिशन ऐसा कर रही है।
दोस्तों, एक बड़ी चिंता की बात है कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से मजदूर पैदल चल के यूपी बॉर्डर कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, उनके खाने का, उनके व्यवस्था का, भोजन का प्रबंध क्यों नहीं कर पाई लोकल गवर्नमेंट। किसने अफवाह फैलाई कि यूपी बॉर्डर पे गांव जाने के लिए बस मिल रही है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई साजिशन अपनी जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पर डालने के लिए ऐसा करी? अगर आप विचार करें कि योगी सरकार ने समय से बस की व्यवस्था नहीं की होती तो वहां क्या स्थिति होती। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इन समस्याओं का हल नहीं होगा, इसके लिए सही में ग्राउंड तक भेजना पड़ेगा। हम भेज रहे हैं ना, हम लोगों का हमारा एक नंबर वायरल है, पर्सनल नंबर, उस पे एसएमएस जो भी कर रहे हैं हम उनकी सहायता कर। देखो भैया, फोन 1 मिनट में 65-70 आ रहा है तो फोन तो सब मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगा। एसएमएस करें, हम उनकी सहायता करें। जिनकी सहायता हो जा रही है वो रुक रहे हैं, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं। ऐसे में सभी मजदूर भाइयों से प्रार्थना करता हूं दिल्ली के, आप जहां हैं वहीं रहिए, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, सब पहुंचेगी। प्लीज इस संकट के समय में 14 अप्रैल तक सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो दिल्ली से जो तस्वीर आई वो भयावह है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरोप प्रत्यारोप करने से अपनी जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? क्या प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि जो सड़कों पर लोग हैं किसी तरीके से उनको वहां से हटाया जाए? बहरहाल बढ़ते हैं आगे। रायबरेली से खबर है जहां बाहर से लौटने वालों की तादाद बढ़ गई है। 3 ट्रकों से आए 73 लोगों को पुलिस ने रोक लिया है। सभी लोगों को जांच के बाद आगे जाने दिया गया है। दिल्ली और नोएडा से घरों को ये लोग लौट रहे थे। तो लगातार जो मजदूर हैं उनका पलायन जारी है और वो जहां पर काम करते हैं वहां से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। पंकज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या जानकारी आपके पास? जी, बीती रात में लगभग 3 ट्रकों से 73 लोग आ रहे थे, जो उसमें सेमरी चौक, खीरो थाना में एक पड़ता है सेमरी चौकी, वहां पर पुलिस ने उनको सभी को रुकवा लिया और वहां का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वहां के डॉक्टरों की टीम को उन्होंने बुलवाया। जो चौकी इंचार्ज प्रवीण गौतम थे उन्होंने बुलवाया। वहां पे बुलवाने के बाद उन लोगों ने, जो स्वास्थ्य कर्मी थे, उन लोगों ने अपनी औपचारिक जांच की। जांच करने के बाद उन ट्रकों थे उन लोगों को हिदायत देने के बाद कि आप लोग जा तो हैं अपने घरों में, लेकिन घरों से आप लोग बाहर ना निकलिएगा, आइसोलेट रहिएगा और अपने अपने घरों में जाकर ही रहिएगा, कहीं अगल बगल ना जाइएगा। ये हिदायत देने के बाद उन लोगों को पे छोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पैदल भी रायबरेली में लगभग दर्जनों ऐसे हैं, सैकड़ों ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो पैदल ही रात से निकल जा रहे हैं। कल रात की घटना है, वहां से 11 बस स्टेशन पर दिखे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें किसी ने बताया बस्ती जाना है, किसी ने बताया संत रविदास नगर जाना है, किसी ने बताया हमको अयोध्या। इस तरह से लोगों को समझाने के बावजूद भी लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है। लोग यहाँ से लगातार, बिल्कुल पंकज, और ये पलायन कितना खतरनाक है ये लोगों को समझना होगा। भविष्य में बहुत खतरनाक परिणाम भारत को इसके झेलने पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ लोगों का पलायन जारी है तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यूपी सरकार लगातार गंभीर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पताल का जायजा लिया और यहां की व्यवस्थाएं देखी। सरकार कोरोना को लेकर क्या तैयारियां कर रही है, इसकी जानकारी दी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने। उत्तर प्रदेश में कोरोना यानी कोविड-19 की महामारी से रोकथाम के लिए कल और आज में बहुत सारे कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 प्रतिष्ठानों का भ्रमण किया है। सर्वप्रथम वो कोविड अस्पताल जो है लेवल 3 का, जो मेन हॉस्पिटल है, जिसको राजधानी हॉस्पिटल हम लोग नामकरण कर रहे हैं, जो ट्रॉमा सेंटर है SGPGI का, उसका निरीक्षण किया। वहां लगभग 200 बेड का ये हॉस्पिटल है और उन्होंने जो इंटेंसिव केयर वार्ड है और जहां जो है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट लगा था, जहां आइसोलेशन वार्ड है और फिर जहां अलग अलग व्यवस्था वहां के मेडिकल के स्टाफ की थी, उस पूरे वार्ड का, उस पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया। हाल में अभी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक संख्या
कोविड के पेशेंट्स की नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो ये हॉस्पिटल बना है पीजीआई का ट्रॉमा सेंटर में, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बना है। इसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया। इसके साथ साथ वहीं प्रदेश में सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम को लेकर मीडिया की तरफ से चलाई जा रही जागरूकता मुहिम की खबरों पर अपर मुख्य सचिव ने आभार जताया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 11 बजे से बैठक की। लॉकडाउन की अवधि में प्रदेशवासियों के द्वारा प्रदेशवासियों के लिए जो खाद्यान्न और सब्जी और दूध की आपूर्ति की जानी है, उसके संदर्भ में भी उन्होंने समीक्षा की और हमें बताकर ये खुशी है कि पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से अब जो है डोर टू डोर डिलीवरी का प्रभाव भी दिख रहा है। मैं मीडिया के सभी हमारे साथियों का, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया का हम लोग विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। अच्छी कवरेज आई है और मैं चाहूंगा कि जो कोरोना वॉरियर्स के नाम पर मीडिया में प्रचार करके उत्साहवर्धन आम जन का, संस्थाओं का, यूथ का, पुलिस का, हॉस्पिटल के स्टाफ का और जो भी लोग जुटे हैं, लड़ रहे हैं इस पूरे कोरोना वायरस के कार्य में, उनका जो भी सहयोग कर रहे हैं, निश्चय ही उनको सबको जो उत्साहवर्धन मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, उसके लिए मैं सभी मीडिया के साथियों का, प्रिंट मीडिया का विशेष रूप से उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। अदरक, लहसुन, हल्दी, पालक से इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है। आंत को मजबूत करने के लिए दही का सेवन करें। ग्रीन टी एक स्वस्थ पेय है, रोजाना 2-3 कप ले सकते हैं। पपीता, जामुन और कीवी जैसे फलों का सेवन करें। अपने आहार में अधिक प्रोटीन को शामिल करें। याद करके दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। शराब से दूर रहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इससे बुरा असर पड़ता है। अच्छी नींद लें और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्राणायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम या अपनी पसंद की गतिविधियों से तनाव को दूर करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मां स्कंद माता की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, शत्रु का भय समाप्त होता है और जीवन में आने वाले संकटों को मां दूर करती हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आज आप मां की पूजा कर मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। कीर्तन करता
माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय है दिन का दूसरा पहर। इनकी पूजा चंपा के फूलों से करनी चाहिए। इन्हीं मूंग से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। श्रृंगार में इन्हें हरे रंग की चूड़ियां चढ़ानी चाहिए। इनकी उपासना से मंद बुद्धि व्यक्ति को बुद्धि व चेतना प्राप्त होती है। पारिवारिक शांति मिलती है। इनकी कृपा से ही रोगियों को रोगों से मुक्ति मिलती है तथा समस्त व्याधियों का अंत होता है। देवी स्कंद माता की साधना उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जिनकी आजीविका का संबंध मैनेजमेंट, वाणिज्य, बैंकिंग अथवा व्यापार से है। माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा और सिद्धि से सारी व्याधियों का अंत होता है। कहा गया है कि देवी स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं हुई हैं। जय मां स्कंद माता, जय मां स्कंद माता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। अदरक, लहसुन, हल्दी, पालक से इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है। आंत को मजबूत करने के लिए दही का सेवन करें। ग्रीन टी एक स्वस्थ पेय है। रोजाना 2-3 कप ले सकते हैं। पपीता, जामुन और कीवी जैसे फलों का सेवन करें। अपने आहार में अधिक प्रोटीन को शामिल करें। याद करके दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। शराब से दूर रहें। रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इससे बुरा असर पड़ता है। अच्छी नींद लें और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्राणायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम या अपनी पसंद की गतिविधियों से तनाव को दूर करें।